कौन कहता कि आसमां में छेद नहीं हो सकते, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारे साथ बैठे हैं इजहार आलम साहब, जो जिनकी आंखों में चश्मा लगा है। खुदा ने इनकी आंखों से रोशनी छीन ली है, इन्हें दिखाई नहीं देता, दुनिया इसे ब्लाइंड कहती है। लेकिन मैं जिस कैंपस में बैठा हूं, मैं जिस अहाते में बैठा हूं, एक स्कूल का प्रांगण है। और बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, इजहार साहब इसी स्कूल के टीचर हैं। हाई स्कूल में इनका सिलेक्शन हुआ। बीपीएससी ने जब TRE2 का एग्ज़ाम निकाला तब इनका सिलेक्शन हुआ और ये टीचर के रूप में सेलेक्ट होकर आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब दुनिया क्या होता है कि थोड़ी सी आपको परेशानी होती है, लोग गिव अप कर देते हैं, लोग हार मान जाते हैं, लोग कोशिश नहीं करना चाहते। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसके जीते जागते सबूत है जनाब इजहार साहब। वो एक शेर है ना कि ना कर तकदीर से शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, ना डर मंजिल की दूरी से, बस कदम आगे बढ़ाता जा। बात होगी इनसे, इजहार साहब से। और ऐसे शख्स से मैं अपनी लाइफ में पहली बार मिला हूं जो आपको इतना मोटिवेट करेंगे, आपको इतना इंकरेज करेंगे कि मजा आ जाएगा। इजहार साहब वेलकम है पहली बार हमारे चैनल उजागर मीडिया में आपका। और बहुत खुशी, सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि आप टीचर बने TRE2 में और आज बिहार के भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड के इस चकदरिया के हाई स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। मैं तो आपसे मिलने का पहले से ही मन था, बहुत सालों से आपका चैनल में सुन रहा था। और आज देखिए इत्तेफाक है कि आपसे मुलाकात हो रही है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। एक सवाल हमारा यहाँ पर होगा लोगों के लिए, आम लोग, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, वो जानना चाहेंगे आपसे आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे। शुरू से जरा एक्सप्लेन करें। रास्ते में काफ़ी रुकावटें आई होंगी, काफ़ी परेशानियों का सामना आपने किया होगा। आँख ना होने का दर्द हम लोग महसूस कर सकते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए आँख बंद हो जाए तो दुनिया अंधेरी अंधेरी सी लगती है, सब कुछ सूना सूना सा लगता है। आपको खुदा ने आँख नहीं दिया, आपकी आँखों से रोशनी छीन ली। उसके बाद आप लाइफ में इस तरीके से स्ट्रगल करने के बाद आज एक ओहदे पर आकर बैठे। जर्नी, इस बीच की जर्नी, बीच का सफ़र, बीच की परेशानी, जरा सा इसके बारे में अगर बताएं तो लोगों को कुछ सीख मिलेगी। बुल्लेश भाई, शुरू से ही मेरी ज़िंदगी वो स्ट्रगलफुल रही है। मेरी इब्तदाई तालीम मेरे गांव में हो रही थी। मैं अपने गांव परसा का रहने वाला हूं, वहीं मेरी इब्तदाई तालीम हो रही थी। अमूमन जिस तरह से ब्लाइंड जो लोग होते हैं उन लोगों को क्या किया जाता है कि मदरसे में डाल दिया जाता है। लेकिन मेरे वालिद साहब का ख्वाब था, मेरे वालिद साहब का सपना था कि नहीं, हम इसको जो है अंग्रेज़ी की तालीम देंगे। कहीं अगर ऐसा कोई स्कूल मिले तो अंग्रेज़ी तालीम देंगे, कोई बड़ा आदमी बनेगा, उनकी ख्वाहिश थी। और इत्तेफाक से पता चला मेरे मामा को कि अलीगढ़ में ब्रांड स्कूल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में आते में। हाँ। तो ये पता चला तो मेरे वालिद साहब को कहा कि आप यहाँ क्या इसको पढ़ा रहे हैं, वहाँ ले जाओ, अलीगढ़ में ले जाइए, वहाँ इसकी सरकारी इंतज़ाम है, इसका इंतज़ाम है, स्कूल है, वहाँ मुफ्त तालीम दी जाती है, वहाँ खाना खर्चा सब कुछ वहीं आपको जो मिलेगा, सिर्फ आपको ले जाना है और लाना है। तो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश तो पहले थी ही, वो जो है मान गए। फिर मैंने वहाँ 7 साल वहाँ मैंने ब्रेल से लेकर के, ब्रेल जो हम लोगों की पढ़ाई होती है जिसमें एक मोटा कागज़ होता है, उस कागज़ पे हम लोग लिखते हैं, एक तरफ से लिखते हैं और उसका उभार दूसरी तरफ से होता है, जिसको हम अपनी उंगलियों के ज़रिए पढ़ते हैं। अच्छा जी। वो पेंसिल नुमा लिखने का कलम होता है, आप लोग यहाँ इसको टकवा बोलते हैं, उसी डिज़ाइन का कलम रहता है हम लोगों का। और फ्रेम रहता है, उस फ्रेम के अंदर कागज़ रखा जाता है, उसको हम एक साइड से लिखते हैं और उसको मोड़ करके दूसरे साइड में जो उभार आता है उसको हम जो है पढ़ते हैं। तो वो मैंने सीखा ब्रेल, उसी से जो है पढ़ के हमने जो है मैट्रिक किया। उसके बाद किसी वजह से हम यहाँ आ गए। मैं यहाँ आने के बाद भी मैंने तालीम का सिलसिला छोड़ा नहीं। वहाँ से घर आ गए जी। तो घर आया तो घर पे भी मैंने तालीम का सिलसिला जारी रखा और मैंने मिल्लत कॉलेज परसा से मैंने इंटर किया और फिर वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया। रुकावटें बीच बीच में आती रही। रुकावटें ये कि पढ़ाई कैसे होगी, किस तरह से हम जो पढ़ेंगे, और लोगों की तरह तो हम नहीं पढ़ सकते हैं कि क्लास में बच्चों को जैसे जिस तरह से बोर्ड पर लिखवाया जाता है, बच्चे बोर्ड पर लिख करके देखते हैं और जो है उसका नोट्स वगैरह उतारते हैं, ऐसा तो मेरे लिए मुमकिन था नहीं।
तो हम लोगों को दिमाग में आया कि क्यों ना पूरा पूरा कोर्स रिकॉर्ड कर लिया जाए। कोर्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट जी, किया फोन में आदमी को जब मुसीबत आती है तो उसका हल भी निकलता है। तो मुसीबतें आई और उसका हल भी निकला। तो उस वक्त तो फ़ोन चला हुआ था वो नोकिया का, तो उसी से मैंने रिकॉर्ड कर करके जो है पूरा कोर्स मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसको मैंने कई बार पढ़ के जो है जो कुछ भी मेरे जहन में रहा उसके बाद मैंने उसको एग्ज़ाम में लिखा। परेशानी सिर्फ पढ़ाई तक नहीं महदूद रही, एग्ज़ाम में भी वो वही परेशानी कि लिखेंगे आप कैसे, एग्जाम में लिखेंगे कैसे, लिखना कैसे है एग्ज़ाम में, और सबको वही टाइम मिलेगा 3 घंटा और उसी में आपको भी लिखवाना है। तो उसमें जो सरकारी नॉर्म्स है उसमें यह है कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास से छोटे क्लास वाला आपको स्क्राइब मिलेगा। स्क्राइब मींस जो राइटर, स्क्राइब मींस राइटर, जो आपके साथ जाएंगे एग्जाम हॉल में, आप जो कहेंगे वही वो लिखेगा। अच्छा, वो हमको क्वेश्चन पढ़ के सुनाएगा और उसका आंसर मैं दूंगा और वो लिखेगा। तो उसमें होता था कि कभी कभी ऐसा होता था कि वो लोग इंतज़ाम नहीं कर पाते थे, तो हमको बोलते थे कि आप ही अपना राइटर लाइए, लेकिन यही क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपसे नीचे वाला होना चाहिए। तो मैं अपना नीचे वाला लाता था। अगर आप ग्रेजुएशन में है तो इंटर वाला स्क्राइब होना चाहिए, इंटर में है तो 10th वाला होना चाहिए। तो बाज़ाब्ता वो लोग जांच करते थे कि वो आप जो लाए हैं वही है कि नहीं है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो जिस तरह से चाहते थे वो एग्ज़ाम करते थे और वहाँ वो जो है डिटो करते थे, हाँ ठीक है अब ठीक है, अब हो गया। वो करते थे वेरीफाई, उसके बाद मेरा एग्ज़ाम होता था। तो मेरा जो खून चलता था वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो किससे लिखवाना है, किससे कौन बनेगा मेरा राइटर, कैसा होगा वो कैसा लिखेगा, ये भी एक मेरा अलग से प्रेशर रहता था। तो समझिए कि कितना जद्दोजहद कितना मुश्किल था। तो उसमें भी मैंने जो है अल्लाह का शुक्र है कि जितने इम्तहानात हुए सब में मैंने पार कर लिया। कुछ मैं ले गया राइटर, कुछ वो लोग प्रोवाइड करते थे। उसके बाद फिर आपने बीएड वगैरह किया? जी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया। इसी तरह से बीएड मैंने हरियाणा से किया। वहाँ भी यही परेशानी आई है कि आपका स्क्राइब हम नहीं मानेंगे, पता नहीं आप कहाँ से लाए हैं, कौन है नहीं है। तो वो अपना इंटर वाला दिया था स्क्राइब। उसके बाद फिर बीपीएससी की बारी आई। फिर उसके बाद बीपीएससी की बारी आई। तो बीपीएससी में ये कहा गया कि आपको सिर्फ हॉल में जाकर के बैठना है। वहाँ हम हॉल में जाकर के बैठ गए। तो लास्ट टाइम में एक लड़का आया लिखने के लिए कि हाँ हम आपके स्क्राइब हैं। तो मैंने कहा कि आप कौन से क्लास के हो? तो बोला कि मैं 12th का हूँ। तो मैंने कहा पता है तुम किसका एग्ज़ाम जो है पढ़ रहे हो, पढ़ोगे, किसका एग्ज़ाम जो है दिलवाओगे? तो बोला हाँ सर बीपीएससी का एग्ज़ाम मैं दिलवाऊंगा। मैंने कहा जितना तेज़ बीपीएससी वाले पढ़ते हैं वहाँ यहाँ तक आने के बाद आप उतना तेज़ जो है पढ़ पाओगे? तो बोला हाँ पढ़ लेंगे, हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है और हम लोगों को ये भी कहा गया है कि अपने तरफ से कुछ नहीं लिखना है, वो जो बोलेगा वही लिखना है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है तुम अपने पर कायम रहना। तो वो क्वेश्चन सुनाता था और उसका जवाब मैं देता था और फिर पास हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज आप देख रहे हैं इस अहाते में बैठा हूँ। जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट बीपीएससी ने जारी किया, उस दिन तो काफ़ी एक्साइटेड होंगे आप, रिजल्ट की इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी खुशी हुई कि लग रहा है कि क्या क्या हासिल हो गया। खुशी से लोग हंसते हैं लेकिन मैं खुशी से रो रहा था। आपने एक बातें की अभी बीच दरमियान में गुफ्तगू करते हुए कि आपके अब्बा चाहते थे कि आप स्कूल में पढ़ें और टीचर बने जी। और अफसोस क्या है वो कहानी बताइए। हाँ वो ये है कि मेरे वाले साहब इस खुशी को देख नहीं पाए। अच्छा, जब आप टीचर खुशी आने से पहले ही जो है वो इस दुनिया से इंतकाल हो गया उनका। 1 साल पहले ही मार्च में उनका इंतकाल हो गया और आते आते फरवरी में जो है मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वही कभी कभी खुशी जब बात इस जहन में आती है, दिल में आती है, तो सोचकर जो है वो आंसू बह जाते हैं कि काश ये पूरा जद्दोजहद का जो रिज़ल्ट निकला, काश उस रिज़ल्ट देखने में उनका वो भी शामिल होते, काश उस खुशी में मेरी खुशी में वो भी शामिल होते तो कितना अच्छा होता। मेरे साथ वो भी खुश होते, मेरे साथ वो भी खुशी के आंसू रोते। अच्छा चलिए, आपके अब्बा तो कोई भी पिता यही चाहता है, कोई बाप यही चाहता है अपने बच्चे को हर हाल में कामयाब देखना और औलाद जो है उनकी आंखों का तारा होता है। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए थे कि और लोग तो मान लो कि किसी न किसी तरह से वो लोग खा लेंगे, कमा लेंगे उनको। अच्छा, इसलिए वो परेशान थे। हाँ, इसलिए परेशान थे कि ये इसका क्या होगा, ये क्या करेगा। अच्छा। तो वो मेरे लिए ज़्यादा स्टेमिना लगाते थे, ज़्यादा ताकत लगाते थे कि क्या करना पड़ेगा जो इसके कामयाबी इसको कामयाबी मिले। वो बाप है
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है वो ये सोचेंगे क्या मुझे क्या करना पड़ेगा। एक बार की बात है, मुझे वो कहानी याद है कि जब मैंने जेटेट का एग्ज़ाम मैं देने वाला था, हाँ तो मैं वो इसमें यह था क्राइटेरिया कि 9th क्लास का बच्चा होना चाहिए। हाँ तो एक दिन पहले वो लड़का बहुत तैयार हुआ। उस स्कूल का हेडमास्टर ने कहा कि ठीक है, हम ये बच्चा देंगे, ये बच्चा 9th में सबसे तेज़ है, ये आपका कल जो है जेटेट देगा। इत्तेफाक क्या हुआ, अगले दिन उसके बाप ने कहा कि नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। ओहो। अगले दिन एग्ज़ाम था, बताइए। जाना था हमको वहाँ सफ़र करने के लिए, सफ़र में जाना था। जैसे फ़ोन किए, फ़ोन रिसीव नहीं किया। मेरे वालिद साहब ने फ़ोन किया HM सर को कि क्या 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 मामला है, कल ही आप लोग दिए बच्चा और आज बच्चा नहीं आ रहा है, क्या बात है। तो बोला कि बच्चे के बाप ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं ले आएंगे, हम अपना बच्चा नहीं देंगे। मेरे बाप ने खूब रोया, मेरे वालिद साहब ने पूरा गिड़गड़ाया, रोए, बोले कि भाई कम से कम मना करता तो पहले मना करता, आज क्यों ये आइन टाइम करके आके जो मना कर दिया। आज हम कहाँ ढूंढेंगे बच्चा, आज हम राइटर कहाँ ढूंढेंगे। तो मेरे वालिद साहब रो पड़े थे उस दिन। वो दिन मुझे अभी भी याद है, तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं। कोई नहीं, सब चीज़ से निकल गए हैं आप बाहर, और आज आप दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए हैं। लाखों लोग आपको देखेंगे, अभी देख रहे हैं, और ये दुनिया में हमें नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई मिसाल की ज़िंदगी की एक ऐसी जंग आप जीते हैं ना, जो हर किसी के बस की बात नहीं। लोगों के पास हाथ हैं, पैर हैं, पैसे हैं, आंख में रोशनी है, फिर भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, BPSC नहीं निकाल पा रहे, 4-4 बार फेल होकर बैठे हैं। आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को सलाम है कि आपने एक मिसाल कायम किया। उस दिन मुझे लगा सर कि मेरे वालिद, एक बाप क्या क्या नहीं कर सकता है अपने बच्चे के लिए, और आज मैं बाप को क्या दे रहा हूँ। आप तो आज तो वो है नहीं। ये आपके सर लोग यहाँ पर, प्रिंसिपल लोग, सब लोग आपके बगल में बैठे हुए हैं सर। जी जी जी, सब लोग बैठे हुए हैं। स्कूल का ये प्रांगण है। और अच्छा, यहाँ कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, किताब निकलवाता हूँ बच्चों से और कहता हूँ कि आप रीडिंग करो, और एक इक़्तिबास बच्चे से पढ़वाता हूँ। उसका उसमें जो रहता है उसका मैं तशरीह करता हूँ, और जो कुछ भी लिखवाना होता है बोर्ड पर, तो उन्हीं बच्चों में से किसी एक बच्चे से बोलता हूँ कि मैं लिखवा रहा हूँ, जमा वाहिद लिखवा रहा हूँ, या इसका मतलब लिखवा रहा हूँ, तुम बोर्ड पर लिखो। और फिर जो है बोर्ड पर स्पेलिंग के साथ लिखवाता हूँ, और फिर बोर्ड में जो है देख करके बच्चे और जो है लिख लेते हैं। सर से थोड़ा सा बात, प्रिंसिपल सर आपके बगल में बैठे हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात होगी। सर, ये इजहार साहब जिस तरीके से, क्या कहेंगे इनके लिए? एक तो खुदा ने इनकी आंख में रोशनी नहीं दी, उसके बाद ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत, और फिर एक ऐसा कंपटीशन जो अभी हर कोई बिहार का छात्र चाहता है कि मैं BPSC TRE का एग्ज़ाम पास करके शिक्षक बनूँ। ये यहाँ तक, आपके यहाँ तक आए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो इजहार भाई जो आए हैं, मुझे बहुत खुशी इस बात की हुई है, मुस्लिम समाज में पैसे भी है और लड़के बीना भी है, यानी आँख भी है, कान भी है, सब पैर भी है सही सलामत, लेकिन बच्चों को तालीम नहीं दिला पा रहे हैं। जिस तरीके से बच्चों को तालीम दिलाना चाहिए वो नहीं दे रहा है। लेकिन इजहार भाई एक मिसाल कायम किया है, हमको लगता है कि हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम है। बिल्कुल, बेशक। आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इतनी बड़ी हिम्मत करके पढ़ाई किया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में जा कर के, उसके बाद अपने वतन में रह कर के, और उसके बाद सबसे बड़ी इनके साथ जो कठिनाई अभी बोले हैं, मेरे भी आंख में आंसू आ गया। इजहार भाई रो रहे थे, मेरा दिल भी जो है रो रहा था। इजहार भाई जब भी हम कहते हैं कि फ़लाँ क्लास में चले जाओ, तो इजहार भाई हमारे चले जाते हैं। इजहार साहब, अभी तो बात बहुत सारी हो गई, लेकिन मैंने सुना है कि आपके अंदर एक टैलेंट भी है। आप गाते बहुत अच्छा हैं, और ख़ुद का जो शायर होता है कि कोई किसी का कॉपी करता है, आपके अंदर वो नहीं, आप खुद का लिखते हैं और कुछ गुनगुनाते हैं। तो 4 मिसरा हमारे सुनने वालों के लिए कुछ थोड़ा सा गा दें, तो थोड़ा सा लोगों को पता चले कि आप सिर्फ पढ़ाने में नहीं, और भी टैलेंट है आपके अंदर। जी, ज़ाहिर है मैंने उर्दू से ग्रेजुएशन किया है, और उर्दू में शायरी एक अहम जो है वो सिनफ़ सुखन है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे दिलचस्पी है शायरी से। हाँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शायरी में कुछ कहूँ, कुछ लिखूँ। हाँ। तो अभी मेरे जहन में 4 मिसरे हैं, वो मैं आप लोगों के हवाले करता हूँ।
दफातन ही इश्क की शुरुआत कैसे हो गई, दफातन ही इश्क की। मैं गज़ल का शायर हूँ तो लबो लहजा जाहिर सी बात है इश्क किया होगा। कोई नहीं बिल्कुल बिल्कुल। दफातन ही इश्क की शुरुआत कैसे हो गई, तेरे मेरे दरमियाँ फिर बात कैसे हो गई, तेरे मेरे दरमियाँ फिर बात कैसे हो गई। और ये शेर जो मुझे बहुत अजीज़ है कि मैंने सोचा था कि अब अफ़शा करूँगा राज़े दिल, मैंने सोचा था कि अब अफ़शा करूँगा राज़े दिल, गुफ्तगू में ख़त्म जाने रात कैसे हो गई, गुफ्तगू में ख़त्म जाने रात कैसे हो गई, तेरे मेरे दरमियाँ। बहुत शुक्रिया। तो ये थे इजहार साहब, एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा, एक सीख वैसे लोगों के लिए जो ज़िंदगी में हार मान चुके हैं, वैसे लोगों के लिए जो जिन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कितनी परेशानी हुई होगी यहाँ तक पहुँचने में आप महसूस कर सकते हैं। जिनका आँख नहीं है, जिनकी आँखों में रोशनी नहीं है, खुदा ने जिन्हें आँख ही नहीं दिया, आप सोच सकते हैं। बाकी इजहार साहब के इस स्ट्रगल पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दर्ज करवाइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करने से मत चूकिएगा। ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप हमारा यूट्यूब चैनल उजागर मीडिया सर्च करके वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनके वीडियो को पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं कि इजहार साहब ने दुनिया में एक कैसा मिसाल पेश किया था। बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लैश ईरम। जय हिंद।